कह रहे थे कि हम पार्ट 1 में पहला प्रश्न के 6 प्रश्न हम बढ़िया से हल कर चुके हैं। तो देखो 6 प्रश्न बता चुके हैं। दूसरा प्रश्न आज बनाना है। दूसरा प्रश्न में देखो 2 समीकरण तुमको दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण 2। ये दोनों समीकरण को हल करके एक सवाई का मान लाना है और इसमें भर देना है। अभी वाला में भर दोगे तो क्या होगा ना कि m बच जाएगा, और m जब m बच जाएगा हल करोगे तो m का मान आ जाएगा। यही ना कह रहा है कि इस समीकरण को हल कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। देखो सबसे पहले लिख देते हैं समीकरण दोनों को। 2x प्लस 3y बराबर 11 पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण क्या है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। देखो इसको थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा। इधर क्या लिख सकते हैं, चलो 24 से लिखते हैं, ये 2 से कट जाएगा 24 12 बार में। x माइनस 2y बराबर माइनस 12, ध्यान देना ये माइनस है यहाँ। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब समीकरण 1 इसको चैप्टर प्रतिस्थापन विधि का चैप्टर है ना, तो हम बनाने के लिए परीक्षा में कोई भी विधि से बना सकते हैं जब तक ना कहा जाए। यदि कह दी प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो तुमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, न कहे तो तुम प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन जिस विधि से चाहो उस विधि से, तो जो से आसान लगे उससे बना सकते हो। लेकिन जो एक्सरसाइज प्रश्नावली है 3.3 है, इसमें हमको प्रतिस्थापन पढ़ना है, तो इस कारण हम इसे प्रतिस्थापन विधि से बना रहे हैं। ठीक, हम समीकरण 1 से चलते हैं, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में बताए थे ना कि दोनों में से किसी भी विधि से चल सकते हैं। हमें समीकरण 1 से चल रहे हैं हम, कोई दिक्कत है? देखो किससे चलें ना, समीकरण 2 से चलते हैं, आसान पड़ेगा। देखो ना इसको उस तरफ भेज देंगे तो लिखते हैं समीकरण 2 से, और समीकरण 2 ज्यों का त्यों उतार लेते हैं तो 1 और ज्ञात हो जाएगा ना आसानी से। -2 को जब उस तरफ ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, मतलब +2y हो जाएगा। -2y बराबर के इस तरफ आएगा तो +2y, और -12 तुम्हारा ज्यों का त्यों। अब देखो समीकरण 2 से x का मान ज्ञात किए हैं तो समीकरण 1 में भरेंगे, लिखेंगे x का मान वन में देने पर, तो समीकरण 1 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x का मान यहाँ से लेके यहाँ तक है 2y माइनस 12। देखो एक से जगह हम x का मान भर दिए हैं, अब बाकी सब ज्यों का त्यों उतारेंगे तो +3y बराबर 11, 4y माइनस 12 दूनी 24 और प्लस 3y वही 3y, अब बराबर की तरफ 11 है। ये ठीक से लिखते हैं 24, लग रहा है कि y लिखा गया है। हम देखो ना 12 दूनी 24 हुआ, अभी 4y है 3y मिलकर कितना हो जाएगा 7y, ई वाला ऊपर जाके जुड़ जाएगा ना +24 हो जाएगा, यानी कि 7y बराबर 35 ना हो जाएगा। 5 से ये कट गया तो हाँ, तो y बराबर हम लिख सकते हैं ना 5 है, y का मान ज्ञात हो गया। और लिखेंगे y का मान समीकरण, देखो हम बताएं कि 1 2 चाहे यहाँ जो ज्ञात हुआ समीकरण 3 इसको कर देंगे, समीकरण 3 में भरेंगे, ज्यादा उचित रहेगा। हमेशा हम समीकरण 3 में भरते हैं, तुम 1 या 2 किसी में भी भर सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर या देने पर। ठीक, तो समीकरण 3 कितना है, देखो ये x बराबर 2y माइनस 12, तो x का मान कितना आया, x का मान तो ज्ञात करना है, सॉरी y का मान कितना आया 5 ना, तो 2 गुने 5 माइनस 12, तो x बराबर 5 दूनी 10, यानी x बराबर -2 आ जाएगा है ना। देखो x बराबर -2 और y बराबर 5 आया है। ठीक,
तो तुम्हारा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y बराबर, देखो दिया है कि दिया है कि y बराबर mx प्लस 3, y का मान कितना आया है, तो 5 भर देंगे, x मान कितना आया है -2 प्लस 3। अब देखो ये 5 ने जो कहते हैं गुना करेंगे m में -2 से, तो -2m हो जाएगा i प्लस 3। अब देखो ये 3 जो है इसको इस तरफ ले चलाते हैं, तो 5 - 3 हो जाएगा और बराबर किस तरफ -2m रहेगा, n2 n -2m। देखो ना इसे लिख देते हैं m बराबर, तो गुना में रहता है वो भागा में चल जाता है, यानी कि 2 बटा -2 हो जाएगा, कट जाएगा एक बार में, है ना, माइनस 1 लिख देते हैं, तो m बराबर -1, ये आंसर हो गया। इसको एक बार फिर से समझा देते हैं। देखो हम किए का कि समीकरण 1 लिखे, समीकरण 2 लिखे, और हम बताएं कि समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 से हम किसी से भी चल के 1 से चाहे y का मान ज्ञात करते हैं, 1 से चाहे y का मान ज्ञात करते हैं। हम किए का कि हमको समीकरण 2 से चले, 2 से क्यों चले, क्योंकि समीकरण 1 से चलते हैं, 1 का मान ज्ञात करते हैं ना, तो बटा में चल जाता है ना। तो हम समीकरण 2 से ज्ञात किया, उसे कहा हुआ कि x बराबर हमको बटा में नहीं जाएगा, ये वाला ज्ञात हो गया x बराबर, है ना, -2y की पट्टी कर दी, मतलब -2y की पट्टी की है, तो देखो ना -2y है बराबर किस तरफ गया, तो देखो 2y पहले कोई चिन्ह नहीं, प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, अब -12 जो करते हो, यानी x बराबर 2y -12 ज्ञात हो गया, है ना। अब हम समीकरण 2 से ज्ञात किए थे समीकरण 1 में हम भरे, यानी ये वाला समीकरण में भरे हम, तो ये वाला समीकरण पर 10 का 10 उतार दिए। देखो 2x + 3y बराबर 11 लिखें कि x का मान समीकरण 1 में देने पर, और समीकरण जो 1 था जो कहते हैं उतार दिए, और जहाँ x है, चंदन ध्यान से समझना, जहाँ x है वहां हम x का मान भरे हैं, देखो ये, और बाकी सब तो गौर करोगे ना तो ज्यों का त्यों है, ठीक है ना, सब ज्यों का त्यों। अब देखो गुना होता है, एकरा में एकरा से, एकरा में एकरा से गुना होता है, तो 2 दूनी 4 y, 12 दूनी 24, अब माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह दिया गया है, अब 3y ज्यों का त्यों है, 11 ज्यों का त्यों है। अब सजातीय पदों को आपस में जोड़ देते हैं, तो 4 y या 3 y मिलकर 7 y हो गया, अब -24 को ऊपर भेज दिए तो +24 हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये दोनों को जोड़ देते, इधर 35 हो गया, 7y ज्यों का त्यों, और फिर 7 से 35 को 5 में काट दे तो y बराबर 5 ज्ञात हो गया। अब हम बताएं कि y का मान समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी भर सकते हो, x का मान आ जाएगा। हम समीकरण 3 में भरे हैं, तो समीकरण 3 ज्यों का त्यों सबसे पहले उतार लिए, जो समीकरण 3 है ज्यों का त्यों सबसे पहले हम उतार लिए हैं, पहले लिख दिए हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 ज्यों का त्यों उतार लिए। अब उसके बाद x ज्यों का त्यों है, और y के जगह हमारा कितना है, 5 आया है, तो हम यहाँ 5 भर दिया, -12, तो 5 10 और -12 यानी कि -2 आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम x का भी मान ज्ञात कर लिए हैं और y का भी मान ज्ञात कर लिए हैं, तो हमारा प्रश्न दिया हुआ था y बराबर mx + 3, अब y का मान भर दिए हैं और उसके बाद x का मान भर दिए हैं। देखो y का मान 5 है, x का मान -2 है, ठीक है ना, रह समझ में नहीं, फिर गुना किए तो -2m आ गया, +3 है, -3 के ऊपर पट्टी भेज दिए, तो 5 में से 3 घट गया, +7 घट गया तो माइनस हो गया, 5 में 3 गया तो 2 आ गया, -2m। अब समझाने की जरूरत नहीं है, गुना में था भागा में गया, ठीक है ना, चंदन क्लियर है। दूसरा प्रश्न समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न, तीसरा में क्या 6 गो है, तो तीसरा का सबसे पहले पहला देखते हैं हम। लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है। मान लेते हैं ना कि एगो संख्या x है, एगो संख्या y है, और दोनों का आपस में घटाते हैं, वो बड़ है वो छोटा है, और घटाते हैं तो 26 आता है। पहला तुम्हारा इक्वेशन हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा कि एक संख्या है ना दूसरी संख्या से 3 गुना है, तो एगो तो संख्या मान लिया कि x है, एगो मान लिया कि y है, तो फिर दूसरा समीकरण लिखने के लिए क्या करेंगे कि एक संख्या दूसरी संख्या के द्विगुणी है, यानी कि जो x है द्विगुणी है के कर 3y के ना, y में 3 से गुना करना पड़ेगा ना, समझ रहे बात को। देखो जो पहली संख्या है ना दूसरी संख्या के तिगुनी है, यानी कि जो तुम्हारा x न बड़का है y छोटा है, तो बराबर में लाने के लिए तिगुना करना पड़ेगा ना y के, तो वो इक्वेशन ही हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। तो फिर समझो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम लिखेंगे कि माना कि पहली संख्या हमारा x है, दूसरी संख्या y है, दोनों पहला यहाँ से यहाँ शर्त के अनुसार समीकरण 1 बन जाएगा,
दोनों को आपस में घटा देंगे, अंतर ज्ञात करेंगे तो 26 आएगा। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 बराबर x बराबर 3y। अब समीकरण 2 में मान अभी समझो, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो हम जो हमारा पहला संख्या था वो x था और दूसरा संख्या तुम्हारा y है, और में 3 से गुना कर देंगे, तिगुनी हो गया ना। देखो ना, पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो इसको बनाते हैं। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। प्रश्न से इतना शर्त के अनुसार x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1 हो गया। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखो, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो ऐसे लिखो, एक संख्या यानी पहली संख्या के बारे में बोल रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या के बारे में बोल रहा है, और पहली संख्या तुम्हारा बड़ा है और दूसरी संख्या तुम्हारा छोटा है, तभी ना 3 से गुना करोगे तो उसके बराबर आ जाएगा। मान लेते हैं कि x पहली संख्या है जो बड़ है, और जो 3 गुनी है तो इन्हें 3y कर देंगे। माइनस में ना समझे, आप बताओ तो क्या क्या कह रहे हो पवन? नहीं, बराबर की पट्टी तो अभी तो इक्वेशन लिख रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तब ना। ध्यान देना यह है कि हम किए का कि सबसे पहला समीकरण लिख रहे थे, तब x में से y माइनस किए, यानी कि x बड़का है y छोटा है। ये चीज तो यही क्लियर हो रहा है, क्लियर कर दिए नहीं है? तो x बराबर हम 3y करेंगे, हम छोटका में ना 3 से गुना करेंगे तब ना वो बड़का के बराबर होगा। तो बस ये दूसरा समीकरण हो गया। अब कर लिखो का ना कि x का मान समीकरण 1 में देने पर, देखो यहाँ x का मान ज्ञात हो समीकरण 2 में लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से ना ज्ञात किए हमें, तो 1 में ना x का मान समीकरण 1 में रखने पर x माइनस वाई बराबर 26, x अच्छा x हाँ सॉरी 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y जाएगा तो 2y बराबर 26, y बराबर 26/2 लिख दें, ऐसो काट सकते हैं यहाँ से, हाँ लेकिन चलो नहीं सही, y बराबर और फिर लिखेंगे कि y का मान, हाँ y का मान समीकरण 2 में, इससे हुआ का ना कि हम समीकरण 2 हम कुछ करना नहीं पड़ा। समीकरण 2 में हम क्या करते थे, समीकरण 1 या समीकरण 2 से चलते थे, x का मान ज्ञात करते थे। हम देख रहे हैं समीकरण 2 में पहले ही से x का मान ज्ञात हो चुका है ना, इसमें ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं हुआ, नहीं समीकरण 3 नहीं बनाना पड़ा। तो x बराबर समीकरण 2 उतार देंगे जो हम कहते हैं, समीकरण 2 हम जो कहते हैं उतार देंगे, तो x बराबर 3 गुने y 13, तो x बराबर 13 40, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा पहली संख्या तो क्या माने थे, x माने थे, x यानी कि 39 आ गया तुम्हारा, और दूसरी संख्या दूसरी इस है कि इस है, सबसे देखना है तुमको, हाँ दूसरी दीर्घ से, और सब दीर्घ ध्यान देना, y नया 13। अब हम बताते थे क्या ना, क्या हाँ देखो पहला समीकरण में सबसे पहले देखो, पहला समीकरण तुम्हारा संतुष्ट हो रहा है कि दोनों का आपस में अंतर ज्ञात करेंगे तो 26 आएगा, 39 में से 13 घटा दोगे तो 26 आएगा, पहला शर्त कंप्लीट हो रहा है। और दूसरा शर्त है देखो, कौची है, x बराबर 3y है, यानी जो पहली संख्या होना चाहिए ना वो दूसरी संख्या के तिगुना होना चाहिए। देखो ना 3 से गुना करेंगे, दोनों शर्त कंप्लीट कर। पिछला में हम एक वो शर्त बोलते थे, लेकिन याद रखना दोनों शर्त कंप्लीट होना चाहिए, दोनों से समीकरण संतुष्ट होना चाहिए, तो आंसर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ सही है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो इसको मान लो x मान लो, और ये कोण के y का मान लो,
और देखो दोनों की खासियत क्या है कि दोनों को जब जोड़ेंगे ना तो 180 हो जाएगा। काहे हो जाएगा? काहे कि समपूरक कोण है, ये समीकरण 1 बन जाएगा। हम जो इससे पहले जो शर्त बता रहे थे ना उससे अगर बनाते हैं ना तो द्विघात समीकरण जैसा हो जाता है उसमें बनता, उसमें बनाने के लिए बोला हो जाता। तो देखो फिर से दो समपूरक कोण, सबसे पहले हम शर्त बताएं कि समपूरक होने के लिए 180 डिग्री कोण होना चाहिए। दो कोण रहे और दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। हम मान लिए कि पहला कोण तुम्हारा x है, दूसरा कोण y है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा ना। इस समीकरण 1 मिल गया ना यहाँ से हमको। अब देखो जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं कि जो x है ना वो बड़का कोण है, हाँ, y है छोटा कोण है। इसको बराबर होने के लिए क्या करेंगे? y में 18 जोड़ देंगे। क्या है? क्या है लिखा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण x है और छोटे कोण y या कितना 18 जोड़ देंगे। तो इसको बनाते हैं, अब इतना रफली समझा लिए, बनाते हैं। लिखते हैं कि माना कि पहला संपूरक कोण, माना कि पहला कोण, माना कि पहला कोण x डिग्री, दूसरा कोण y डिग्री। तब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से पहला शर्त है कि दोनों के जोड़ला पर 180 होना चाहिए, तभी ना संपूरक कहलाएगा। समीकरण 1 मिल गया। फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। देखो ई लाइन लिखने के बाद तुम चाहो ना तो डायरेक्ट x बराबर y प्लस 18 लिख सकते हो, नहीं तो बहुत बढ़िया समझाना चाहते हो तो लिखो यहाँ पर बड़ा कोण छोटा कोण ना है, तो पहला कोण दूसरा कोण ना मान के हम बड़ा कोण छोटा कोण मानते हैं। यहाँ लिख देते हैं बड़ा कोण, इसको लिख देते हैं छोटा कोण। तो बड़ा कोण बराबर है, बड़ा कोण बराबर है केकर बराबर है? तो छोटे कोण से छोटे कोण से 18 डिग्री, डिग्री के सिंबल दे रहे हैं, अधिक है ना। तो बड़ा कोण तुम्हारा x है, बराबर के चिन्ह, छोटा कोण तुम्हारा y है, आपका 18 डिग्री अधिक है, अधिक ही कारण जोड़ दिए हैं, यदि कम रहता तो घटा देते हैं। इस समीकरण 2 ना हो गया। देखो ना समीकरण 3 बनाने की जरूरत नहीं है, यही समीकरण 2 या 3 यदि क्या रहता ना कि सब कुछ y चर तुम्हारा ही पट्टी रहता तो फिर x का मान ज्ञात करना पड़ता है। अब देखो यहाँ से लिखें का कि x का मान समीकरण 1 में देने पर, ठीक है, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। तो x का मान कितना है? y प्लस 18 और फिर प्लस y बराबर 2y प्लस 18 ये वाला क्यों पट्टी भेज दे डायरेक्ट। हाँ 180 माइनस 18, डिग्री का भी सिंबल नहीं देते लास्ट में डिग्री, ठीक तो कितना आएगा? 162 है, ठीक है ना। तो y बराबर 62/2 लिख देते हैं, फिर काट के 81 लिख देते हैं, 81 में कट गया। कोई में भी दो ना भाई, समीकरण 2 चाहे 1 कोई में भी दो, y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। कोई जरूरी नहीं है, वो जब मान ज्ञात हो जाए ना तो किसी में भी भर सकते हैं। चलो हम 1 में भरेंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 तुम्हारा x प्लस y बराबर 180। देखो होता क्या है ना कि एक समीकरण 1 या समीकरण 2 से चले हम x चाहे y के मान ज्ञात किए, यदि x के मान ज्ञात किए तो चौरे में रह गया, नहीं ज्ञात होता है तो चौरे में देखो जैसे में है, मान चलो इससे समीकरण किससे समझते हैं, समीकरण 1 जिसे समझो कि x प्लस y बराबर 180 है, यदि समीकरण 1 से चल के हम x का मान ज्ञात करते हैं तो y के ऊपर भेजते हैं, तो x के बराबर में इधर भी चर है उधर भी चर है। जब चर रह जाए ना, चर मतलब समझ रहे हो ना, चर अचर समझ रहे हो ना,
तो चर ही रह जाए तो दिक्कत क्या है कि उसको यदि समीकरण एक से यदि चर, मेरा कहने का मतलब यदि समीकरण एक से ज्ञात करते हैं तो समीकरण दो में भरेंगे, और समीकरण दो से ज्ञात करते हैं समीकरण एक में भरेंगे। कब? जब चर ही रह जाए तब। जिसे एक ज्ञात किए और चर आ जाए, पूरा पूरा अंक नहीं आए, यानी कि अचर नहीं आए। यहाँ देख रहे हैं कि अचर आ गया। जब अचर पद आ जाए ना तो तुम किसी में भरोगे तो y का यदि आ रहेगा तो x का ज्ञात हो जाएगा, यदि x का आ रहता है x वाला भरते हैं तो y का ज्ञात हो जाता। यहाँ y का है, इसमें y के भरोगे तो x का ज्ञात हो जाएगा। 99 हो गया। देखो x का मान, ठीक है। शर्त कौन सी था? पहला शर्त पूरा करो तो दोनों को जोड़ ला पर 180 हो जाएगा ना। और दूसरा शर्त क्या था तुम्हारा कि छोटका बड़ा जो कोण होए, बड़ा जो कोण रहे छोटका सा 18 डिग्री अधिक रहे, है ना। दोनों शर्त पूरा हो रहा है, सही हो रहा है ना। तीसरा प्रश्न, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपया में खरीदी। हम मान लेते हैं ना कि बल्ला की कीमत 100 रुपया है, तो 7 को बल्ला है तो 7x हो जाएगा। गेंदा की कीमत मान लेते हैं कि y रुपया है, तो 6 गेंदा है तो 6y हो जाएगा। और दोनों के कुल खर्चा जोड़ेंगे तो 3800 रुपया आ रहा है, यही ना पहला शर्त लिखल है। दूसरा शर्त देखो, 3 बल्ला है तो 3x हो जाएगा, अब 5 गेंदा है तो 5y हो जाएगा, और टोटल खर्चा कितना है? 1750 है। न बना लो, इस समीकरण एक, इस समीकरण बना रहे हैं हम, ध्यान से समझना देखना। माना कि बल्ले की कीमत, गेंद की कीमत, प्रश्न से 7 को बल्ला है तो 7x, 6 को गेंद है, टोटल खर्चा कितना? समीकरण एक कंप्लीट है। पुनः प्रश्न से 3x 5y 1700 2 है। समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक से तो ध्यान समझना, प्रतिस्थापन से बनाएंगे ना तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा ही, चाहिए देखो ना क्या होता है। 7x और 3800 माइनस 6y, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7। हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं, खाली पेज है, ठीक। अब लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक समीकरण एक से ज्ञात किए हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे हम। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 2 कितना है? 3x 7 कितना है? 7y ना है, 5y है। हम करेंगे क्या कि x का मान भरेंगे। देखो x का मान इतना है, तीन गुने, ठीक है, एक बार मिला देते हैं, पहले मिला देते हैं पीछे से, ठीक है ना। देखो एक से जगह ही पूरा भरे हैं, काहे भरे हैं? काहे कि एक से जगह पूरा इतना मान है, ठीक है, यहाँ भर दिए। 3 तुम्हारा ज्यों का त्यों है और बाकी सब जो बच गया ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। अब क्या होता है? गुना होता है 3 3800 में गुना, 3800 में 3 से गुना कर देंगे, फिर 6y में गुना, 38 में 3 से गुना करते हैं 1400, एक 4 और फिर 2 जीरो और, है ना। 38 से 3 से गुना किया तो 114 आ गया, 2 जीरो डाल दिए, अब माइनस 18y अब बताना 7। ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो एक 7 एक का एल्सियम लेंगे, 7
अब देखो 7 का क्या अपने साथ आएगा तो ऊपर का ही ज्यों का त्यों पूरा उतर जाएगा। एक का 7 बार, 5 का 7 बार, इसके नीचे कुछ होना था एक तीछा ना, अभी हल कर लेते हैं अभी और तीछा तीसी गुना करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ समझना 35y प्लस में है और 18y कर्जा में है, अभी प्लस माइनस माइनस ये सब मत समझना, जिस तरीका से हम समझा रहे हैं उसे समझना साहिल। 35 को y तुम्हारे पास है, कैसे जाने की है, y मतलब रुपया समझो कि 35 रुपया मेरे पास है और y 18 रुपया माइनस में है यानी कर्जा है। 35 को है, 18 को तुमको लौटाना है, क्या बचेगा 17 को, 17 को तुम्हारे पास बचेगा ना। देखो कम, तुमको कम कर्जा कम है और तुम्हारे पास धन अधिक है। 35 रुपया है, 18 रुपया कर्जा, जब कर्जा चुकाओगे तो 17 रुपया तुमको रह जाएगा, ठीक है। 7 अब तो इस से गुना कर सकते हैं। गुना करें कितना आएगा 1750 में यदि हम 7 से गुना करें, 7 से 35 3 और 749 3 749 3 52 सेकंड 5 7 5 12 ना, फिर से 0 7 पे 35, यहाँ ध्यान दो ना पवन है, यहाँ ध्यान दो ना 0 7 पे 35 5 बाकी 3 और 749 3 52 बाकी 5 बचा ना, 7 कम 7 5 12 122 50, ठीक है। अब 17y 122 और 50 में हम क्या करेंगे, तो कितना घट के आएगा, घटाएं 1 1 4 2 0 0 5 12 में 4 गया 8 कट ही जाएगा 810, ठीक है। अच्छा आ जाएगा 17 × 5 = 85 यानी कि 50 में कट जाएगा, तो y बराबर 50, y बराबर ज्ञात हो गया यानी कि 50 रुपया आ गया है ना। अब y का मान हम क्या बताएं, समीकरण 1 समीकरण 2 इसको समीकरण 3 कर दो, किसी में भर सकते हो, तमीज में भर रहे हैं, ठीक ना। समीकरण 3 में भरेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3800 6y बटा में 7, x बराबर 3800 माइनस 6 गुने y की जगह 50, y की जगह 50 आया है और नीचे 7, x बराबर 3800 और फिर 300 और नीचे और यहाँ 7, x बराबर 3500 और नीचे 7, 500 रुपया के बैठे कीमत ना है, बल्ला की कीमत ना है 500। देखो ना पीछे माने थे बल्ले की कीमत माने थे 100 रुपया, गेंद की कीमत y रुपया, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ बल्ले की कीमत बराबर x यानी कि 500 रुपया, 100 रुपया यानी कि 500 रुपया, और गेंद की कीमत y यानी कि 50 रुपया। अब इसको भी चाहो तो समीकरण में भर के संतुष्ट करवा सकते हो, समीकरण भर के संतुष्ट करवाएं। 7 गुने बल्ला की कीमत कितना है, x का मान 500 और फिर 100 गुने 50 3500 300 आ जा रहा है 3800, यानी समीकरण संतुष्ट हो रहा है। ज्यादा है तो दूसरा समीकरण भर के तो अपना देख लेना, बनाया हुआ सही है, तो इतना रोक है ना। तो इस प्रकार से 3 गो प्रश्न समाप्त हो गया। चौथा प्रश्न देखो, एक नगर है
ठीक। जहाँ टैक्सी के भाड़े की एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब देखो समझो बात को बढ़िया से। 10 किलोमीटर दूरी तय करने पर भाड़ा 105 रुपया है और 15 किलोमीटर दूरी तय करने पर 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है बताना है। और उसके बाद एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो है कहा ना कि टेम्पो में तुम बैठ गए ना तो पहले ही फिक्स है कि तुम बैठ गए तो 1 किलोमीटर चलो चाहे 2 किलोमीटर चलो कितना हो चलो तुमको मान लेते हैं कि 100 रुपया 10 रुपया 20 रुपया तो मान लो राशि 100 मान लेते हैं। ये फिक्स राशि है कि तुम टेम्पो में बैठोगे तो इतना रुपया देना ही है और उसके बाद तुम जितना किलोमीटर चलो उस हिसाब से रुपया तुमको लगेगा। मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर चलते हो तो 5 रुपया, 2 किलोमीटर चलते हो तो 10 रुपया, इस तरह से आए बात समझ में। हम टेम्पो में बैठते हैं, टेम्पो में बैठने के बाद तुमको पहले ही फिक्स करवा लेगा कि देखिए इतना नियत भाड़ा है, इसके बाद जितना किलोमीटर आप चलिएगा ना उस हिसाब से हमें रुपया लेंगे। नियत मतलब यानी फिक्स वैल्यू। हाँ अब जैसे देखो कुछ होता ना है, कुछ इक्विपमेंट बनवाने जाओगे टीवी या लैपटॉप है तो वो कह देगा ना कि हम आपका अंदर कुछ खराबी निकले चाहे ना निकले लेकिन खुलाइए हम इतना ले लेंगे। खोल दिए ना तो इतना फिक्स हो गया। अब जितना सामान लगेगा उस हिसाब से हमें चार्ज हाँ जोड़ के अलग से हम चार्ज लेंगे, खुलाइए इतना चार्ज। अब समझे बात को। उसी प्रकार से टेम्पो में जब टैक्सी में जब बैठते हो ना तो तुमको नियत हो कि इतना भाड़ा लगबे करेगा, भले ना 1 किलोमीटर चले 50 रुपया यदि करे 50 रुपया फिक्स है। अब तुम यहाँ से नौर को जाओ चाहे पटना जाओ कितना दूरी तय करो ना, ही तो दूरी तो तय करोगे ना। अब जितना ही ज्यादा बैठ थोड़ी रुक करेगा तो गाड़ी चलेबे करे, टेम्पो टैक्सी चलेबे करेगा। तो नियत भाड़ा है ना उसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक। जो प्रति किलोमीटर लग रहा है यानी कि 1 किलोमीटर पर मान लेते हैं कि वाई रुपया लग रहा है तो कुछ जो भी राशि लग रहा है उसको हम वाई मान लेते हैं, मेरा कहने का मतलब। चलो प्रश्न बनाते हैं, देखो कैसे लिखेंगे कि माना कि टैक्सी के नियत भाड़ा सबसे पहले क्या हो जाएगा 100 रुपया, अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा, अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा। माना कि टैक्सी के नियत भाड़ा 100 रुपया और अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा कितना मान लिया हम वाई रुपया। तो प्रश्न से सबसे पहले क्या होगा। अब देखो यदि हम प्रति किलो अतिरिक्त चले, क्वेश्चन पढ़ने दो फिर से। अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा हम वाई रुपया मान लिया ना, तो कहने का मतलब ना कि 1 किलोमीटर चलते हो अतिरिक्त 1 किलोमीटर चलते हैं तो वाई रुपया लगता है। यदि 5 किलोमीटर चलेंगे तो 5 वाई हो जाएगा 5 वाई रुपया। यदि 10 किलोमीटर चलेंगे तो 10 वाई रुपया हो जाएगा ना। तो उसे 10 किलोमीटर चला है तो देखो सबसे पहले नियत भाड़ा तुम्हारा ज्यों का त्यों यानी कि 100 रुपया, ये वाला 100 रुपया हो गया। उसके बाद 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी चला है यानी कि 10 वाई हो जाएगा और उसके बाद कितना रुपया देना पड़ा है 105 रुपया। आया रहा था समझ में। फिर से उसमें आते हैं। सबसे पहले तो ये नियत भाड़ा तुम्हारा फिक्स हो गया कि तुमको फिक्स भाड़ा कितना है 100 रुपया तुमको देना ही है। अब 1 किलोमीटर चलते हैं तो वाई रुपया है, 2 किलोमीटर चलेंगे तो 2 वाई रुपया, 3 किलोमीटर चलेंगे तो 3 वाई रुपया। हम 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 वाई रुपया साथ में ये फिक्स भाड़ा जो है 10 वाई यहाँ से देखो फिक्स भाड़ा है वो वाला दोनों मिला के कितना हुआ है पहला बार 105 रुपया। इसे समीकरण 1 बन गया। पुनः प्रश्न से अभी देखो 15 किलोमीटर की भाड़ा कितना है 55 है तो सबसे पहले तो 100 रुपया देना पड़ेगा। 15 बाई तो न यहाँ इधर न 155 है, इस समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 किसी से भी हम चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर 105 माइनस 10y, ठीक है ना।
तो लिखेंगे कि x का मान, पेज खाली इधर है, x का मान समीकरण 1 से ज्ञात किए हैं तो समीकरण 2 में भरेंगे, है ना। समीकरण 2 कितना है, तो x प्लस 15y ना है, अब बराबर 155 है। x प्लस 15y बराबर 155। अब x का मान कितना दिया हुआ है, 105 माइनस 10y। x का मान 105 माइनस 10y अब प्लस 15y बराबर 155। देखो x का मान पीछे से हम भर दिए, पीछे दिया हुआ था ना, यहाँ से हम यहाँ x से बदले यहाँ पर हम भर दिए। अब देखो 105 तुम्हारा रह जाएगा, तो 105 के ऊपर ही भेज देते हैं, बराबर क्या। देखो ये दोनों आपस में 15y तुम्हारे पास है या 10y कर्जा है, कर्जा कम है अधिक है, तो 5y तुम्हारे पास बचेगा ना, यानी कि प्लस में 5y और 105 की ऊपर लेते चल जाएंगे, तो 5y बराबर 155 कितना जाएगा, ठीक है। y बराबर 10 आ गया। अब y का मान किसी में भी भर सकते हैं, समीकरण y का मान समीकरण 1, 2 या समीकरण 3 किसी में भी भर सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 कितना है, x बराबर तो 5 माइनस 10y, तो x बराबर 105 माइनस 10 गुने 10, y की जगह 10, 105 माइनस यानी 5 रुपया। x तुम्हारा कितना है, नियत भाड़ा तुम्हारा कितना है, x यानी 5 रुपया, लिख देते हैं कि नियत भाड़ा, भाड़ा क्या माने थे हम, x माने थे, 1 रुपया माने थे, है ना, x यानी कि 5 रुपया, ठीक। अब अतिरिक्त अतिरिक्त भाड़ा ऐसे लिखना चाहिए था हमको, यहाँ पर लिखना चाहिए था प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर किलोमीटर प्रति किलोमीटर अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा, ठीक। तो यहाँ उसे लिखते हैं प्रति किलोमीटर चली गई अतिरिक्त दूरी भाड़ा, अतिरिक्त दूरी, अच्छा नहीं दिख रहा है का नीचे, y रुपया, y यानी कि कितना है भाई, 10 रुपया ना। देखो नियत भाड़ा 5 रुपया, अब प्रति किलोमीटर चलने पर 10 रुपया। हाँ, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो एक बार फिर से, देखो यहाँ पर कितना पढ़ते हैं, कितना गया, यहाँ तो बन गया कि नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, सुनो ये हम पता कर लिए। अब एक व्यक्ति है ना, कितना खर्चा किया, 25 रुपया खर्चा किया, मतलब 25 किलोमीटर चला, सॉरी, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय किया, तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो उसको 5 रुपया देना ही है, देना है ना। वाई के मान कितना आया है, 10 आया है, 25 गुने 10 कर देंगे हम, आपके 5 जोड़ देंगे, चलो लिख बनाते हैं इसको, और कैसे लिखें, 25 किलोमीटर यात्रा तय करने पर भाड़ा, 25 किलोमीटर की दूरी तय करने पर, दूरी तय करने पर भाड़ा। यदि इसको इक्वेशन बनाना जाए तो कैसे बनेगा, देखो तुम्हारा 100 रुपया तो सबसे पहले देना ही है, और फिर 25 वाई रुपया देना है ना, तो x तुम्हारा 5 है और y तुम्हारा 10 है, यानी 5 25 टोटल टोटल 255 रुपया खर्चा करना पड़ेगा।
ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब कहाँ जाए, पचवा में। पचवा आसान है। देखो, जो भिन्न होता है ना, है भिन्न जकरा में अंश आ हर रहता है। ऊपर अंश रहता है और नीचे हर रहता है। न हमको अंश के बारे में जानकारी है, न हर के बारे में जानकारी है, तो अंश को x मान लेंगे और हर को y मान लेंगे। ठीक ना। अब कह रहा है कि अंश और हर दोनों में दो जोड़ने पर, हाँ तो दोनों में दो जोड़ देंगे तो कितना भिन्न हो जाएगा, तो 9/11 हो जाएगा। पहले से तुम्हारा भिन्न x/y था, लेकिन जैसे दो जोड़ेंगे ना तो 9/11 हो जाएगा। कि एगो एकरा हल करोगे ना तो एगो इक्वेशन बन जाएगा। और उसे नहीं हल करना, इससे अंदाजे करोगे तो थोड़ी बनेगा। फिर अगली बार देखो कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, देखो भिन्न तुम्हारा xy है, यदि अंश में हम 3 जोड़ देते हैं और हर में भी 3 जोड़ देते हैं तो तुम्हारा भिन्न कितना हो जाता है, 5। पहले से भिन्न तुम्हारा x/y ये है, ये तुम्हारा भिन्न है। एक अंश के मान लिए है x मान लिए हैं और हर को y मान लिए हैं। तो पहला बार शर्त है ना जैसा से इक्वेशन 1 बनेगा, यदि दोनों में हम अंशों में हरों में 2 जोड़ देते हैं तो होता क्या है ना कि हमारा भिन्न 9/11 आ जाता है। यदि हम अंश में हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो तुम्हारा क्लियर है। ये दोनों के हल करोगे ना तो समीकरण 1 मिल जाएगा, समीकरण 2 मिल जाएगा, प्रतिस्थापन विधि हल कर दोगे। मैंने बताया कि परीक्षा में जिस विधि से चाहो उस विधि से हल कर सकते हो, लेकिन ये चैप्टर प्रतिस्थापन विधि का है, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलो मानते हैं, माना कि भिन्न के अंश बराबर x और हर बराबर y, तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, x/y। नहीं तो भिन्न बन गया, पहले भिन्न बनाएंगे फिर प्रश्न से चलेंगे। इतना कोई दिक्कत ना किसी को। भिन्न तुम्हारा मान लेते हैं कि मान लेते हैं क्या, भिन्न तो तुम्हारा, अब देखो सबसे पहले क्या है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है प्रश्न से। क्या, तो भिन्न जो भिन्न है दोनों के अंश और हर में, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है, कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। ठीक है, वो इन्हें लिखते हैं, इन्हें लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से नीचे ही लिखते हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि यही पेज में बना दें। पुनः प्रश्न से कौची होगा, तुम्हारा भिन्न है कितना, x/y, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है, कितना हो जाता है, 5/6। इसको हल करोगे तो इक्वेशन 1 मिलेगा, इसको हल करना पर इक्वेशन 2 मिल जाएगा। फिर साथ इसे गुना करते हैं तो विस्तार से एकदम बनाएंगे। तो इसको इसमें 11x, 11 दूनी 22, इसको इसमें 9y 18, 11x एक ही पट्टी ले चलाते हैं तो -9y प्लस ये पट्टी आए तो माइनस हो गया, 22 को पट्टी ले जाएंगे तो 18 - 22, यानी कि 11x - 9y बराबर -4। इस समीकरण 1 अभी हुआ। चलो 6 गुने साथ इसे गुना कर रहे हैं हम, इसको में इसको से गुना होगा, इसको में इसको से 6x 18 5y 15, एक ही पट्टी कर देंगे तो 6x माइनस, ठीक है ना। अभी सब चीज तो बिना समझले समझ में आता होगा। -3 15 प्लस में 18 माइनस में समीकरण 1 समीकरण 2 यहाँ नहीं लिखेंगे हम, इसी समझा रहे थे, इसलिए बता रहे थे कि समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलो समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से 11x माइनस कितना था, 9y -4, 11x 9y ऊपर पट्टी जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, -4 तुम्हारा ज्यों का त्यों रह जाएगा। x बराबर 9y - 4 बटा में
11। ठीक, x का मान ज्ञात हो गया। एक से ज्ञात किए हैं, किसमें भरेंगे? 2 में भरेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 बताओ। 6x - 5y बराबर -3। ठीक है ना? हाँ ठीक है। नौ ठीक से लिखने दो ना, तो फिर y या 4 में हमको कंफ्यूजन हो जाता है। आप बटा में 11। देखो 6 तुम्हारा ज्यों का त्यों है, एक से जगह मान तुम्हारा भरा हुआ है यहाँ से, और बाकी सब ज्यों का त्यों है। ठीक है ना? अब देखो 6 से गुना हो जाएगा 9 में, और फिर गुना हो जाएगा -4 में, तो 54y और फिर -24 और बटा में 11 रहेगा, अब -5y। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, -3। 11 एक कैल्शियम लेंगे, ठीक है ना? और इधर -3, तो भी नीचे कुछ होना तो 1 जरूर है, शायद इसे गुना करेंगे जिस वक्त काम देगा। अब देखो देखो 54y है, आई 55y है, तो -y ना हो जाएगा, तो -24, तो -24 है -y। जब देखो 1 से गुना किया पूरा में, तो जो कहते हैं उतर गया, -33 -y तुम्हारा इधर जो कहते हो, आई -24 को पट्टी ले जाएंगे, तो -33 आप +24 कर देंगे, तो -y बराबर 6 × 3 = 9, तो -9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 9 हो गया। y का मान समीकरण का दिक्कत का है साइन, y का मान समीकरण 3 में देने पर या रखने पर। ठीक है, y की जगह कितना 9 और नीचे 11, 81 - 4 और नीचे 77 बटा 7 बार में x बराबर y बराबर 9 ज्ञात हो गया ना। तुम्हारा भिन्न क्या था? भिन्न बराबर तुम क्या लिखे थे? x बटा y, यही ना था भिन्न तुम्हारा। और भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न यानी कि अंश बटा हर, तो क्या हो जाएगा 7 बटा 9, यही तुम्हारा आंसर है। तो ना होगा तो इक्वेशन में हम बना देंगे, समीकरण के रूप में ला देंगे, बाकी छोड़ देंगे बनाने के लिए। तो अब तक हम लोगों ने 5 प्रश्न को बना चुके हैं, छठा प्रश्न में हम लोग आ जा रहे हैं। देखो केवल ध्यान से समझना, केवल इक्वेशन हम तैयार करेंगे, ये तुम हल करना तुम्हारा काम है। देखो बढ़िया समझना इसको। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ न जैकब की आयु तुमको पता है, ठीक, और न ही उसके पुत्र की आयु पता है, तो जैकब के मान लेंगे ना कि x है, और उसके पुत्र को मान लेंगे कि y है। जैकब x हो जाएगा और उसका पुत्र का y, यहाँ लिख देते हैं वर्ष। तो बढ़िया से बनाओगे अपना। और चीज और ध्यान देना, ये सब वर्तमान उम्र है। जैकब की वर्तमान आयु को हम x मान लिए और उसके पुत्र के वर्तमान आयु को हम y मान लिए, ठीक, वर्तमान आयु। चलो ना बनाते हैं, चलो ना नकाली करने जाते हैं। ठीक है, माना कि जैकब के वर्तमान उम्र x वर्ष और उसके पुत्र, 10 जगह बना के, उसके पुत्र के वर्तमान उम्र y वर्ष।
अब इसे देखो, अभी तुम्हारा उम्र मान लेते हैं कि तुम्हारा x है, तुम्हारा पुत्र का उम्र मान लेते हैं कि y है। आप 5 वर्ष बाद ना, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र में हम 5 साल जोड़ देंगे। मान के चलो कि अभी तो मेरा उम्र 10 साल है, ठीक, और तुम्हारा उम्र मान लेते हैं कि 15 साल है, तो 5 साल क्या हो जाएगा, तुम्हारा उम्र में 5 साल जुड़ जाएगा, मेरा उम्र में 5 साल जुड़ जाएगा, तुम्हारा 20 हो जाएगा, मेरा 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से जैकब के वर्तमान उम्र मान लेते हैं कि x वर्ष है और उसके पुत्र को y वर्ष है, तो 5 साल बाद दोनों के 5-5 साल जुटा रहेगा। इस समय तो कोई लफड़ा नहीं है समझने में। लेकिन समझने वाली बात यहाँ है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना हो जाएगा। तो सबसे पहले बढ़िया से लिखते हैं, इसको लिखेंगे प्रश्न से, समझना पवन। अभी जैकब की उम्र x वर्ष है और उसके पुत्र का उम्र y वर्ष है, 5 साल बाद दोनों की उम्र में 5 साल जुड़ जाएगा, यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है। लेकिन होगा क्या ना कि जैकब के जो उम्र रहेगा ना, जैकब का जो आयु रहेगा, हाँ, उसके पुत्र की आयु के 3 गुना, तो उसका पुत्र का उम्र ना है। तो देखो, जैकब का उम्र अधिक रहेगा, उसका पुत्र का उम्र कम रहेगा, तो एक में 3 से गुना कर देंगे तब अपना जैकब के उम्र के बराबर हो जाएगा। इसको हल करोगे तो समीकरण 1 मिल जाएगा, x + 5 और 3y अब प्लस 15। इसको ई पट्टी लाएंगे तो x - 3y, 5 ई पट्टी जाएगा, तो 15 - 5 यानी कि x - 3y बराबर 10। इस समीकरण 1 तुमको मिल गया है ना, समझ में आया पवन? कोई लफड़ा ना। मेन यहाँ समझना था कि जैकब की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद तो दोनों की उम्र में, वर्तमान उम्र तो मान ली कि x वर्ष है y वर्ष है, एगो के x वर्ष है एगो के y वर्ष है। 5 साल बाद दोनों 5 साल अधिक बड़का हो रहेगा, तो दोनों में 5 साल हम जोड़ दिए। आज जैकब के जो आयु है उसके पुत्र की आयु से 3 गुना, तो पुत्र की आयु में ऐसे जाने उसका कम है तो 3 से गुना करें तो उसके बराबर आ जाएगा। हल करते हुए समीकरण 1 ज्ञात कर लिए। अब पुनः प्रश्न लिखें, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, अब 5 वर्ष पूर्व लाने के लिए क्या होगा, दोनों में 5 साल घटा देना, केहू चीज समझाना पड़ेगा। अब 5 साल पहले मान लेते कि अभी तुम्हारा उम्र एगो के 15 साल है, एगो के उम्र मान लेते कि 25 साल है, तो 5 साल पहले क्या होगा, एगो 20 साल का रहेगा, एगो 10 साल का रहेगा, है ना। तो दोनों में 5 साल घटा दिए हैं, एगो x - 5 हो जाएगा, एगो y - 5 हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या कि जैकब की जो आयु रहेगा ना, उसके पुत्र की आयु का 7 गुनी आयु का था। अब 7 से गुना कर दें। ये चीज ध्यान देना कि गुना किसमें करना है, जैकब में करना है कि पुत्र में करना है। तो ध्यान देना कि पुत्र छोटा है, पुत्र में ना गुना होगा तो उसके बराबर हो जाएगा। यदि जैकब में गुना कर दोगे तो इसी बड़ा है, और 7 से गुना करोगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो समीकरण 2 मिलेगा, तो x - 5 और 7y और -35। इसको 7y की पट्टी करेंगे तो x - 7y, -5 को पट्टी करेंगे तो -35 है, तो x - 7y -30, समीकरण 2 हो गया। यहाँ लिख देते हैं, देखो इसको हल किए तो क्या आया, एक समीकरण है x - 3y आया, हाँ, इस समीकरण 1 हो गया। एगो x - 7y आया, अब बराबर -30, समीकरण 2 आ गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल कर लोगे अपने से, और x का और y का मान ज्ञात कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर, हाँ, यहाँ पर 2 वीडियो स्क्रीन पर आएगा, इस वीडियो को भी देख लेना होगा। तो यहाँ पर तो ट्रिक है ना, ट्रिगोनोमेट्री का, वो ट्रिक डाल देंगे यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर। और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब